ऑटो या रेलवे स्टेशन से आने वाला ऑटो रात को सवारी लेकर ना इंदौरा चौकी आता था, ना कांजी हाउस आता था, ना हमारे बाराकोली पे आता था। कनेक्टिविटी नहीं थी रेलवे लाइन के वहां पे, पुलिया नहीं थी। आज हमारी माँ बेटियां रात बेरात भी अपने घर सुख से आते हैं। किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ होती नहीं है। यहाँ एक्टिविटीज अगर होती है तो होती है बाबा साहब आंबेडकर जी के विचारों की, दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं होती। क्योंकि आप येथे वाचनालय व अध्ययन केंद्र आपण उभारलं की नाही? तुम्ही साक्षी आहात की नाही? तर हे दुसऱ्या मतदारसंघात दिसणार नाही, परंतु त्याच वेळेला बाबासाहेबांनी सरमधात की जमीन उपलब्ध नव्हती, 8 एकर जमीन त्यासाठी रिझर्व होती, हे सांगतात 100 एकर जमीन पाहिजे होती। अरे आज तुमच्या नेत्यानं ज्या ठिकाणी ते इंजिनिअरिंग कॉलेज नेलं त्याची जमीन सुद्धा 100 एकर नाही। काय सांगता तुम्ही खोटारडे? या ठिकाणी खोटं बोला आणि रेटून बोला असं त्यांचं काम आहे। जर आम्ही IRDP या ठिकाणी आणली नसती आणि रोड मोठे रस्ते केले तर हे मेट्रोचे खंबे सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी दिसले नसते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र 2-2दा कॅबिनेटने मंजुरी दिली। 1165 कोटीचा प्रोजेक्ट पूर्ण सरकार 5 वर्षांची चालली, भूमिपूजन नाही। आता 2.5 वर्षांची सरकार होती, भूमिपूजन नाही। कसं तरी उत्तर नागपूरला अडवायचं, उत्तर नागपूरला मागासवर्गीय ठेवायचं। अरे सरकारी कार्यालय आलं तर चाललं त्यांच्या मतदारसंघामध्ये, इंडस्ट्री आली तर चालली त्यांच्या मतदारसंघामध्ये। मग उत्तर नागपूरनी काय करायचं? या ठिकाणी महानगरपालिका नागपूर सुधारण्यास यांची आम्ही टॅक्स देतो या ठिकाणी, परंतु पैसे हे भारतीय जनता पक्षाच्या क्षेत्रामध्ये घेऊन जातात, पण उत्तर नागपूरला देत नाही। अशी परिस्थिती आपल्या उत्तर नागपूरमध्ये आहे। उभे आहे 26चे 26 बौद्ध समाजाचे आहे। बौद्ध समाजाचं मताचं विभाजन करायचं, कारण इंग्लिश लोकांनी ब्रिटिशांनी यांना शिकवलं फोडा आणि राज्य करा। बौद्ध समाजाचं मतदान फोडायचं आणि आपला भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार निवडून आणायचा। जे पक्ष या ठिकाणी निवडणुकीत उभे आहेत त्यांना तरी विचारा की त्यांनी केलंय का या उत्तर नागपूरसाठी, त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन काय? साहब जिंदगी इसलिए फाइन है, साहब जिंदगी इसलिए फाइन है क्योंकि संविधान में मेरे बाबा साहब की साइन है, क्योंकि संविधान में मेरे बाबा साहब आपल्या या उत्तर नागपूरच्या मतदारसंघात लागले। आणि खास करून आपणास कल्पना आहे की दीक्षाभूमीच्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिवसाच्या निमित्तानं यांच्या कर्नाटकमधनं दर वर्षाला 40-45 बसेस भरून येतात। त्या बसेसचे सगळे लोक या उत्तर नागपुरातच राहतात 3 दिवस, त्यांची सेवा आपण करता। आज जी व्यक्ती त्या बसेस दरवर्षी पाठवतात ती व्यक्ती तुमच्या समक्ष या ठिकाणी उपलब्ध आहे। खरगे साहेब हे सुद्धा सांगणार की जेव्हा जेव्हा संकट येतं, संकटाच्या वेळी काँग्रेस पक्ष जाऊन आला होता। एक संकट असंच मागच्या वेळेला आलं, करोनाचं लॉकडाऊन लागलं। लॉकडाऊनमध्ये बेड द्यायला, लोकांचे प्राण वाचवायला, इंजेक्शन द्यायला, त्या ठिकाणी ऑक्सिजन द्यायला सडकेवर जर कोणी होता तो काँग्रेस पक्षाचा डॉक्टर नितीन राऊत आमदार हा या ठिकाणी होता, हे आपल्याला माहिती। जय 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 भीम। थँक्यू। मोहन प्रकाश जी,
कांग्रेस अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश श्री नाना पटोले जी अभी जोरदार तकरीर करके अपना स्थान ग्रहण किए। श्री नितिन राऊत जी महाविकास आघाड़ी के सभी साथीगण, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, माताएं, युवा मित्रों और दूर दूर से अपने घर या दुकान पे बैठ के सुनने वाले मेरे बंधु, शिक्षा देकर बौद्ध धर्म की उसका नींव अगर किसी ने डाला है, बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में डाले। इसीलिए दीन दलित लोग, पिछड़े लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, उसके साथ शाहू महाराज को नमन करते हैं, महात्मा फुले जी को नमन करते हैं, राज्य के जो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं। और ये सभी नेताओं को याद करने का एक ही उद्देश्य है। इन नेताओं ने उनकी एक पहचान बनाई है कि फोटो उनके सभाओं में चलती है, वो नमन करते हैं। अरे बाबा, हमको ये बोलिए, यही चीज आप 11 साल पहले क्यों नहीं किया? आपके दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो क्यों नहीं लगाई? बीजेपी के लोगों से पूछता हूं, आप कभी बीजेपी के ऑफिस में पहले अम्बेडकर का फोटो लगाते थे? क्या आरएसएस का आज भी लगाते हैं? कभी देश का झंडा, तिरंगा झंडा कभी आपके ऑफिसों के ऊपर फहराया है? नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखा हुआ संविधान इस देश में चले। उसीलिए उसको वो छोटा छोटा कतर कतर के बदलाव करना चाहते हैं। उनको बचाने की लड़ाई करना है। इसीलिए आप हमारे डॉक्टर नितिन को वोट देना है, उनके लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, देश के गरीबों के लिए देना है। नहीं तो नहीं बच सकते हम। क्यों? मैं उदाहरण दूंगा। अगर मोदी जी इस वक्त बहुमत में रहते थे तो वो कितने संविधान के अमेंडमेंट करते थे मुझे मालूम नहीं। अब जो वो बहुमत उनको नहीं मिली, पहले तो बोलते थे अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी लाएगा 400 पार। अब कहाँ है भाई तुम्हारे 400 पर? अब 240 बचे, वो भी उधर इधर गड़बड़ करके वहां पर आए हैं और अपने हुकूमत को 2 टांग लगा लिए। मोदी जी के तो पैर है, दोनों नकली है। दूसरा टांग है जेडीयू का, बिहार के हमारे नीतीश कुमार का। अगर वो दोनों टांग आप निकाल दो, मोदी जी चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, बैठे जगह बैठना पड़ेगा, बैठने जगह बैठना पड़ेगा। और तुम संविधान की बात करते हो,
बदलने की। अगर संविधान को कुछ हुआ उसके जिम्मेदार आरएसएस होगी और मोदी होंगे। बोलते हैं और वो ये बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो, और झूठ बोलने में आप ही हो। 15 लाख का झूठ बोले, 2 करोड़ नौकरियों का झूठ बोले, किसानों के एमपीएस का झूठ बोले, बच्चों को स्कॉलरशिप देने का झूठ बोले, झूठ के ऊपर झूठ। इसीलिए मैं बोलता हूं मोदी साहब, आप झूठों के सरदार हो। तो बोलो वो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ। और एक होने की बात करो तुम। मैं वोटों के लिए एक होना और बांटना लोगों को आप काम करते हैं। कांग्रेस कभी ये बात नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा एक होके, एक रह के देश के लिए काम करी। इसीलिए तो महात्मा गांधी जी अपना प्राण दिए। उसका प्राण लिए कौन लिए? तुमको वो भी याद नहीं, तो इसीलिए वो वोट कैसा देंगे आप नितिन? हाँ, गोडसे ने मारा। और देश को एकता रखने के लिए जो कांग्रेस पार्टी की गरीबों की नेता थी इंदिरा गांधी, उसको कौन मारे? यही विचारधारा वाले। हम एक रखना तो गोलियां हमारे ऊपर ही चलती है। राजीव गांधी जी इस देश को एक रखना चाहते थे, एक रखने की कोशिश किए, उनको भी आपने मारे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब उनको मारते हो आप खुश रहते हो। और एक बात हमेशा बोलते हैं, इस खास करके हमारे लोगों को भड़काने के लिए, देखो कांग्रेस वाले देश में जाति आधारित, ये नीचे आ रहा है, जाति आधारित जनगणना करके लोगों का डिवीजन करना चाहते हैं। अरे जाति आधारित जनगणना अगर किए तो उसमें गलती क्या है? सेंसस तो हर 10 साल को होता है। अगर सेंसस शेड्यूल कास्ट का सेंसस नहीं होता तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसा मिलता? ट्राइबल का अगर जनगणना नहीं होती तो उनको उनका संख्या के अनुसार उनको रिजर्वेशन कैसा मिलता? और उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, अति पिछड़े लोगों के लिए ये सेंसस की जरूरत है। हमको उनकी गरीबी देखना है, उसमें क्या है, शिक्षा क्या है, नौकरी कितने मिले, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो मोदी जी बोलते हैं ये कांग्रेस वाले डिवाइड कर रहे हैं। अंबानी से नहीं होता। अरे गरीबों को जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास विद्या नहीं, खाने के लिए नहीं, उनकी मदद करो तभी ये देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। और कोरे का देखो, इसको पढ़ो, अगर कहीं है तो नितिन रावत साहब एक कॉपी उनको भेजो ताकि मालूम होने दो। ये रेड बुक जो भी छोटा हैंडबुक बना है, ये वकील वो अपने पास रखते हैं, पार्लियामेंट में भी सब लोग रखते हैं साथ में। तो उनको अगर नहीं मिला ये किताब तो मेरे तरफ से आप उनको दीजिए और वो उनको बोलिए साहब इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स
ये सभी आर्टिकल इसमें है। छुआछूत अगर उसके खिलाफ कोई करा वो भी लिखा है। सब लोग मिलके चलना ये भी लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर का उसूल ये था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये तीन महत्व के हैं। इनके पास ना इक्वालिटी है, उनके पास ना लिबर्टी है, ना उनके पास बंधुत्व है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। बंधुत्व बोलते हैं, ठीक है, भाईचारा। और ये जो फ्रेटर्निटी भी उनके पास नहीं। फ्रेटर्निटी को आप यशस्वी बनाइए और इनको जिता के आप काम लीजिए। वो हमेशा गरीबों की बात करते हैं, बात करने का ही नहीं, गरीबों का साथ देते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में आप कहीं भी जाएंगे तो शेड्यूल कास्ट के, वो पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कन्वीनर थे, उस नाते में हर लोग पहचानते हैं। उसके अलावा भी उनकी आवाज़ भी इतनी खनखनी है, जैसा कुछ बात अगर कहते हैं तो आपको भी समझ में आता है। तो तुम्हारा आपके नुमाइंदगिरी भी अच्छा करेंगे, आपकी भलाई भी होगी। और इस नॉर्थ नागपुर का जो रोड है, ये अपना ड्रेनेजेस है, जो कुछ भी समस्या है, जैसा उन्होंने बताया, पुलिस स्टेशन से लेकर रोड से लेकर सारी समस्याएं उन्होंने आपके सामने खुलकर रखी है। इसीलिए आप उन्हीं को वोट दो जो तुम्हारा काम करता है। और ये हमारी आघाड़ी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, ये आपके लिए है। इसीलिए आप सब लोग साथ देंगे हमारा। अरे जरा जोर से बोलो भाई, देंगे, बीजेपी को हराएंगे, नंबर 1 को जिताएंगे। नंबर 1 है नहीं, नंबर 1 को जिताएंगे, हाथ को जिताएंगे। इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, मैं इतना ही बोल के मेरे बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भीम। देखो वहाँ नहीं बोल रहे, अंधेरे में जो बैठे ना वो नहीं बोल रहे, क्या बात है, नाराज है क्या? जय भीम। देखो जय भीम की लाज रखना और नितिन रावत को चुन के लाना। जे हमारे असेंबली में आपकी आवाज रहेगी, आप नहीं गए तो भी आपकी आवाज वहां पर जिंदा रहेगी। तो इसीलिए आप उनको चुन के लाकर कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। और देश को जरूरत है उनकी, हमको सभी लोगों की जरूरत के अलावा अगर महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार अगर यहाँ आ गई महाराष्ट्र में, तो मोदी साहब बराबर घर में सो जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र, उन्होंने हमको बोलते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं कि कर्नाटक एटीएम है और तेलंगाना कांग्रेस के लिए एटीएम है। और जब ये तेलंगाना ये कर्नाटक ये सब एटीएम हमको है, तो क्या महाराष्ट्र आपका एटीएम है? मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र क्या उनका एटीएम है? क्योंकि नहीं है उनका एटीएम, क्योंकि यहाँ पैसे मुंबई में बहुत मिलते हैं, हर एक को डराते हैं, ईडी का केस डालते हैं, सीबीआई से डराते हैं, सीबीसी से डराते हैं, सबको डरा डरा के पैसा जमा करके
कॉरपोरेट कंपनियों से पैसा लेके और ये जो इलेक्शन बॉन्ड उन्होंने खरीदा भारी संख्या में और हजारों करोड़ उन्होंने जो जमा किया है वो उनका एटीएम में कॉरपोरेट है, महाराष्ट्र है। लोकप्रिय आमदार डॉक्टर नितीन राऊत यांच्या प्रचाराच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांचा आशीर्वाद डॉक्टर नितीन राऊत यांच्या पाठीशी राहावा अशी आग्रहाची विनंती करायला आमचे काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमची काँग्रेस पक्षाची जी आपण पाहिलं की राज्यसभेमध्ये नरेंद्र मोदीची हालत खराब करणारे विरोधी पक्ष नेते आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले आमचे मोहन प्रकाशजी, सतीश चतुर्वेदीजी, मी सगळ्यांचं नाव न घेता आदरणीय मंच मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेल्या माझ्या माता बहिणी, आमचे वडीलधारी मंडळी, युवक मित्र आणि पत्रकार बंधू, आपण सगळे भाग्यवान होतात। आपल्याला लक्षात असेल की आपला तो तलाव जो तलाव त्याच्यामध्ये स्वामी विवेकानंदचा बेस्ट वेवरच पुतळा मांडला। ज्यावेळेस मेट्रो आपल्या शहरामध्ये यायला निघाली तो मेट्रोनी 200 कोटी रुपये महानगरपालिकेला दिले आणि मेट्रोनी 200 कोटी रुपये महानगरपालिकेला दिले तर हे दोघं इंजिनियरच आहे, हे कुठलं सर्टिफिकेट आहे मला माहिती नाही। यांनी त्या वेस्ट वेवर स्वामी विवेकानंदचा पुतळा बनवला आणि दुसरं ते ज्याचं पाणी सगळं वाहून जाणारं जो रस्ता होता त्या रस्त्याला सिमेंटचा रस्ता बांधून त्याला उंच केला, बाजूला हल्दीराम सारख्या व्यवस्था निर्माण केल्या, पाणी वाहून जाणारी व्यवस्था सगळी थांबवली आणि एका दिवसाच्या पाण्यानं याच फडणवीसाच्या मतदारसंघामध्ये तो तलाव फुटला असता तर घरच्या घर वाहून गेले असते। म्हणजे यांच्या विकासाचा जो फॉर्म्युला आहे तो नागपूरला पाण्याखाली डुबवून लोकांचं जीवन उद्ध्वस्त करायचं धोरण यांनी केलेलं होतं, सिटी म्हणूनच ओळखलं जाणार आहे। मी या ठिकाणी जास्त वेळ न घेता, कारण की राष्ट्रीय अध्यक्ष साहेबांना रात्री निघायचं आहे, पुन्हा आपली भेट होणारच आहे, त्यांचा पंचनामा आपण करणारच आहोत। आता साहेब म्हणत होते की फडणवीसाला अमित शहा आणि मुख्यमंत्री करायची घोषणा केली। मी तुम्हाला आतापासून सांगतोय तो गृहमंत्री आहे, त्याच्याजवळ रिपोर्ट असेल फडणवीसाकडे, फडणवीस निवडणूक हारते आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा। कारण की यावेळेस त्याचा इलाज आम्ही असा केला, गडकरी थोड्यानं वाचले यावेळेस, नाही तर गडकरीला आपण निपटवलं होतं, थोड्यानं वाचले। मी तुम्हाला या निमित्तानं सांगतो आमचं नागपूर शहर त्याचं ज्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नामपरिवर्तन केलं, आमच्या शहराला एक आगळी वेळख ओळख पूर्ण जगामध्ये आहे। ताजुद्दीन बाबा तिथं सर्व धर्म समभावाचं आमच्याकडे प्रतीक आहे आणि म्हणून या शहराचं एक आगळं वेगळं महत्त्व आहे। पण या शहराला जाती आणि धर्मामध्ये वाटून शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराला संपवण्याचं पाप हे लोक करतात। छत्रपती शिवाजी महाराज आमचं दैवत आहे, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेमध्ये सुद्धा या लोकांनी मालवणमध्ये भ्रष्टाचार केला, कोट्यावधी रुपये त्याच्यामध्ये खर्च केलं, पण कोट्यावधी रुपये नाही त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा कमजोर करायची आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाला अपमानित करायचं, त्यांच्या विचाराला अपमानित करायचं, हे पाप भाजपने महाराष्ट्रामध्ये केलेलं आहे। एक मत सुद्धा या जातीवादी व्यवस्थेला जाणार नाही। महाविकास आघाडीच्या बाजूने आणि काँग्रेसच्या बाजूने जे संविधानाच्या बाजूने काँग्रेस आहे त्यांच्या बाजूने हे मतदान होणार आणि तुम्हाला मी आतापासून सांगतो आकडा की तुम्ही 50,000च्या मताच्या पेक्षा जास्त मताधिक्याने तुम्ही निवडून येणार आहात। हे आम्ही कितीही गड्डे खोदू द्या, यांना कितीही गड्डे खोदू द्या। मला आठवतं मी आणि नितीन राऊत साहेब एकाच वेळेस विधानसभेत गेलो, या भागाच्या जनतेचे प्रश्न मांडणारा तळमळीचा कार्यकर्ता म्हणून, या भागाच्या विकासासाठी सातत्याने झटणारा माणूस मी विधानसभेत पाहिलेला आहे आणि म्हणून एक जागरूक लोकप्रतिनिधी तुमची भावना मांडणारा, तुमचा आवाज बनून विधानसभेमध्ये काम करणारा
असा हा आमदार मागच्या वेळेस एक चूक आमच्या हातानं झाली, त्या चुकीचा परिणाम आपण भोगला. 5 वर्ष नाही तर 15 वर्ष आपलं मागं गेला आणि म्हणून यावेळेस कुठली चूक होता कामा नये आणि नितीन राऊत यांना बहुमतानं निवडून द्यावं आणि त्यांच्या पंजा या चिन्हाला मतदान करून त्यांना बहुमतानं निवडून द्यावं ही विनंती करतो. मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद करतो आणि मला विश्वास आहे की मी जो आकडा सांगितला की 50,000च्या वर मताधिक्याने आमचे नितीन राऊत निवडून येतील, तोच आकडा या भागामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार. हे जे काही सांगतात भाजपवाले, यांचं सरकार येणार नाही, महायुतीचं सरकार येणार नाही, त्यांचं स्वप्न भंगलेलं आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेने, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी, महाराष्ट्राच्या तरुणांनी, महाराष्ट्राच्या आमच्या भगिनींनी, गरिबांनी निर्णय केला की महायुतीचं सरकार महाराष्ट्रात पुन्हा चुकून आलं तर आमचा महाराष्ट्र हा गुजरातला पूर्ण विकण्याचं पाप हे लोक करणार आहे. आणि गुजरातला विकण्याचं काम आमच्या नागपूर शहरातलं उद्योग, ज्याच्यामध्ये हजारो मुलामुलींना आम्ही नोकऱ्या दिल्या असत्या, ते उद्योग गुजरातमध्ये पाठवला. हे नरेंद्र मोदी सांगतात की कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने त्याला की नरेंद्र मोदीजी विकास आघाडीच्या प्रत्येक उमेदवाराला महाराष्ट्रामध्ये निवडून देणार. 200च्या वर महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचा आमदार निवडून येईल. हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. आणि म्हणून आपल्या भागातलं एक चांगलं नेतृत्व, आणि तुम्हाला माहित आहे की महाराष्ट्र सरकार आल्यानंतर नितीन राऊत साहेबांचा नंबर लागणारच आहे की नाही. मग आपल्याला सच्चा विकास पुरुष, भ्रष्टाचारी व्यवस्था तिकडे, आता ते पहिले महालमधून तिकडे गेले, या शहरामध्ये किती बिल्डिंग आहेत मला माहिती नाही त्यांच्या, तिकडे महाल बनलं फडणवीसाचं. मूळ प्रश्न आहे की सर्वसामान्यातलं नेतृत्व, याच्याजवळ जेव्हा सत्ता असते तर सर्वसामान्य लोकांचं भलं होतं. आज महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीला शिवा घालतात. परवा यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये ओबीसीच्या लोकांना कुत्रा म्हटलं. राऊत साहेबांना आपण बहुमतानं निवडून द्याल ही अपेक्षा मी या ठिकाणी बाळगतो. माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय भीम.